गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये टॉपिक आपका GS3 का सिक्योरिटी जो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में बताया है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो 2258 जो है से कम होके जो है अब वो 509 जो है वो पहुंच चुका है 2021 में। ठीक है, तो ये डेथ्स की जो है ऑफ कोर्स जो है ये फिगर्स दी गई हैं। तो जो डेथ हैं वो ड्यू टू वायलेंस जो है वो लगभग 85% रिड्यूस हुई हैं। और स्टेट वाइज और ईयर वाइज डेटा के हिसाब से 2019 और 22 के डेटा के हिसाब से लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो अब रह गई है मोस्टली। तो अब इसका जोग्राफिकल स्प्रेड जो है, जो पहले 96 डिस्ट्रिक्ट्स होता था 2010 में, वो अब कम होकर 46 डिस्ट्रिक्ट्स रह गया 2021 में। जो मोस्ट ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 30 से लेके 35 जो हैं पहले होते थे, मतलब जहां पर सबसे ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो अब कम होकर 25 रह गए हैं 2021 में। ये 2018 के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है? तो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा फ्यूचर का जो आने वाले टाइम का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। तो उन्होंने बोला था कि इसको सबसे पहले हमको डील करना इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को उसको अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला था कि जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारी, उसको उखाड़ फेंकना वायलेंस के थ्रू। ठीक है, वायलेंस के थ्रू हम तो जैसे जब हमें अगर कोई अपनी गवर्नमेंट को बदलना हो तो हम जाकर वोट करते हैं और गवर्नमेंट को बदल देते हैं। लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चाहता है कि वो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके वायलेंस के थ्रू। ठीक है, तो अब उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों स्प्रेड होता है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? ऑफकोर्स कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट कर लेती हैं पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उससे क्या होता है, जो उस तबके के लोग हैं जो उस एरिया में रह रहे होते हैं वो डिसइल्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, जब उनको लगता है कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही, कोई स्टेट उनकी मदद नहीं कर रहा है, तो फिर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ, हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जब उनके ट्रेडिशनल लैंड राइट्स को रेगुलराइज नहीं किया जाता, फिर भी वो जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फोर्स्ड एविक्शंस, कई इरिगेशन या पावर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट जब लैंड जो है एक्वायर करती है और उनको ठीक से कंपनसेट ना करे तो भी जो है उनके मन में जो है गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से डिसइल्यूशनमेंट आ जाता है। फिर लाइवलीहुड रिलेटेड के कॉजेज भी होते हैं। अगर फूड सिक्योरिटी, किसी को खाने को नहीं है उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को अगर गवर्नमेंट किसी तरह से डिसरप्ट कर देती है, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, डेप्रीवेशन हो जाता है, पॉवर्टी की वजह से जो है वो उनका ध्यान जो है, उनको लगता है कि इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया क्या है, तो वो इसको उखाड़ फेंकने के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। सोशल एक्सक्लूजन भी, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे ट्राइबल्स हैं या हमारे ऐसे जो हैं बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो अनटचेबिलिटी जिनके साथ अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है, तो उनको भी जो है सोसाइटी में जब उनको ठीक से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो भी जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो हमारे लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अगर गवर्नमेंट उसको भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करती है, वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस है, वो अगर वो इन लॉज को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करती है तो भी जो लोग हैं वहाँ पर उनकी डिसइल्यूजनमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाती है। फिर करप्शन, मिस यूज़ ऑफ पावर्स बाय पुलिस, मतलब बेसिकली आप अगर देखो कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ निभाने से चूक जाती है वहाँ के लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं तो वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या लिए हैं? गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, एक तो 2015 में पॉलिसी निकाली थी, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, जिसके अंदर कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे टुवर्ड्स वायलेंस, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निकलेगा। और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी उन एरियाज़ में पुश करेंगे। जो आपकी CAPF बटालियंस है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सिक्योरिटी अपरेटस को जो है वो स्ट्रेंथन करना, ये सब होम मिनिस्ट्री कर रही है ऑलरेडी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, स्पेशल रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये सारी जो है स्टेट पुलिस के साथ जो है मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। फिर डेवलपमेंट वर्क्स, 17,600 किलोमीटर की रोड को सैंक्शन किया गया है। मोबाइल टावर लगाने की बात की गई है, बैंक्स, ATMs, रेजिडेंशियल स्कूल्स, ताकि जो है लोगों को मेन स्ट्रीम में जो है वो अकोमोडेट किया जा सके। फिर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम भी दी गई है ताकि उनको जो है उनकी डेवलपमेंट की जा सके। उसके अंदर लगभग 10,000 प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं। फिर
गवर्नमेंट ने सब कैटेगराइजेशन भी कर दिया डिस्ट्रिक्ट्स की, जो कि जैसे एरियाज जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज से वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सब कैटेगराइजेशन भी की गई है। मतलब 85% जो कंट्री के जो केसेस जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जिस एरिया से आते हैं उनको सब कैटेगराइजेशन के अंदर डाल दिया गया, उनको मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स माना गया है। उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो आपका ये GS3 का ही साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है। आप इसको इकोनॉमी सेक्शन में भी सोच सकते हो, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट सेक्टर की हमारी स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स में एक्टिविटी को एक तरह से प्रमोट करने के लिए या मटेरियलाइज करने के लिए ये टॉपिक हमारा न्यूज़ में है। तो अभी हुआ क्या कि यूनियन कैबिनेट ने 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं वो गवर्नमेंट से उठाकर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्यों किया ये, कि ताकि जो है इसकी रिसर्च जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर की जा सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो आपके स्पेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेंट बन जाए। तो 2019 के बजट में अनाउंस किया गया था कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया जाएगा, तो ताकि इसरो जो है वो अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस रख सके, वो ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस ना रखे। मैन्युफैक्चरिंग में ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, ये सब जो है ऐसी बॉडीज हम बना रहे हैं ताकि इसरो का जो सोल फोकस है वो रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे रहे। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है जो इसरो ने जितनी अभी तक की है वो सबको कमर्शलाइज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलके उसका काम जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तो अब अंतरिक्ष कॉरपोरेशन और NSIL में फ़र्क क्या है? तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन क्या करती है कि इसरो की जो कमर्शियल डील्स होती हैं सैटेलाइट्स के लिए फॉरेन कस्टमर्स के साथ, आपको पता है ना कि जैसे कुछ फ्रांस की हमने सैटेलाइट लॉन्च करी, सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्च करी, तो वो सारा जो काम है वो डीलिंग जो है वो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन करता है। लेकिन इंडियन इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहती है उससे साथ डील करने के लिए NSIL को बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ और भी फैसले लिए हैं कैबिनेट ने। उन्होंने बोला कि NSIL की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 1000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दी गई है। NSIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर दी गई है कि वो मार्केट डायनामिक्स और ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में जो है प्राइस को रिस्पॉन्ड कर सकें। फिर उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को भी जो है वो बनाने की पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है NSIL को, ताकि वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम्स जो हैं वो लेके आ सकें। 1000 करोड़ से उनकी बढ़ाकर कैपिटल 7500 करोड़ कर दी गई है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व हो सकें। डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्पेस सेक्टर में उसको भी स्टिमुलेशन मिलेगी। ठीक है, मतलब होगा क्या कि NSIL जब बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगी, तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा और हमारे ग्लोबल स्पेस मार्केट में इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री का भी शेयर बढ़ जाएगा। तो हम एक तरह से अपनी स्पेस एक्टिविटीज़ को फुल फ्लेज्ड कमर्शलाइज करना चाहते हैं लोकल लेवल पर, और प्राइवेट सेक्टर के साथ इसमें हम पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये आपको पता है कि आपका GS2 का आप टॉपिक भी कह सकते हो इसको, गवर्नेंस का, क्योंकि हुआ क्या है कि कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ जो है ये तीन जो है आपके रीजन जो है ये अपनी अपनी कैटेगरी में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर आए हैं। तो इनोवेशन इंडेक्स मतलब क्या हुआ कि कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, बेसिक यही बेसिक जो है क्रक्स यही है। तो जो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में देखा जाए तो कर्नाटका सबसे टॉप पर आया है, मणिपुर जो है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर आया है, और चंडीगढ़ जो है आपका यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर आया है। ठीक है, तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है क्या, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ नीति आयोग मिलकर इस इंडेक्स को लॉन्च करता है। तो ये थर्ड एडिशन इंडेक्स आया है, थर्ड एडिशन आया है III का, और इसमें इसको हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर बनाया है। ठीक है, तो हम अपनी इंडियन स्टेट्स और यूटीज़ को जो है रैंकिंग देते हैं कि कौन सी स्टेट और कौन सी यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है। इस साल हमने नंबर ऑफ इंडिकेटर जो हैं वो 36 से बढ़ाकर 66 कर दिए, और 16 सब पिलर्स के अंदर जो है हम उनको जो है वो रैंकिंग जो है के लिए पैरामीटर्स हमने रखे हैं। तो इस साल हमने इंडियन इकोनॉमी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको भी जो है हॉलिस्टिक कवरेज हमने इंडेक्स में दी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है। तो ये भी एक एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज, जैसे हम ऊपर स्टेट्स और यूटीज़ का कर रहे हैं, वैसे ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के कंट्रीज़ की रैंकिंग दे रहा है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा इनोवेशन हो रही है। तो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD,
आपका पेरिस में वाला, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, ये तीनों मिलकर जो है इसको पब्लिश करते हैं। जब ये स्टार्ट किया गया था 2007 में, ये इंडेक्स निकालना स्टार्ट किया गया था, तब INSEAD और वर्ल्ड बिजनेस जो है ये एक ब्रिटिश मैगजीन है, ये मिलकर इस इंडेक्स को निकालते थे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल बैंक्स। तो नीति आयोग ने 2021 में एक डिस्कशन पेपर निकाला था, डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया। अब उसके ऊपर जो है एक बेसिकली एक उस पेपर में एक टेम्पलेट दिया गया था, एक रोड मैप दिया था कि कैसे हम डिजिटल बैंक के जो है वो बना सकते हैं इंडिया में, कैसे उसका लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो ये एक नीति आयोग ने डिस्कशन पेपर निकाला था। अब उसके ऊपर जो है कुछ उन्होंने रिकमेंडेशंस जो है वो इस अब जो है रिसेंटली रिलीज़ की हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल बैंक्स होते क्या हैं। तो आपके जो नॉर्मल बैंक्स जैसे होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वैसे ही ये डिजिटल बैंक्स भी होंगे। बस ये फ़र्क ये होगा कि इनकी सारी जो डीलिंग्स है वो इंटरनेट पर होंगी, ठीक है। डिपॉजिट भी इशू करेंगे, लोन भी देंगे, पूरी सर्विसेज जो आपके बैंक्स देते हैं वो सब कुछ ये देंगे, लेकिन ये होंगे डिजिटल बैंक्स। इनके ऊपर भी वही आपके लिक्विडिटी नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो RBI के होते हैं वो सब कुछ लगेंगे। सारा कुछ कमर्शियल बैंक्स की तरह होगा, सिर्फ ये इंटरनेट वाले बैंकिंग की आपको सर्विसेज देंगे, ठीक है। इनकी मतलब आपको फिजिकल ब्रांचेस में आपको नहीं जाना पड़ेगा, सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इनकी सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि हाईली कॉस्ट एफिशिएंट है। सिर्फ एक पर अकाउंट ऑपरेशन कॉस्ट इनकी $0.5 आती है, और जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनमें यही कॉस्ट 10 से 20 गुना ज़्यादा होती है। इवन प्राइवेट बैंक्स में भी जो है ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो लगभग 43% होती है, ठीक है। सो अब और भी इसके बेनिफिट्स हैं। एक तो कन्वीनियंस, आप अपने कंफर्ट ऑफ होम से इसको एक्सेस कर सकते हो, 24/7 एक्सेस कर सकते हो। पेपरलेस बैंकिंग है, ऑटोमेटिक पेमेंट्स कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और इवन रिमोट एरिया में बैठे हुए भी लोग जो है वो बैंकिंग की सुविधाएं ले पाएंगे, ठीक है। तो अब नीति आयोग ने प्रपोजल क्या दिया है? नीति आयोग ने इस डिस्कशन पेपर के बाद ये प्रपोज किया है कि हम ऐसा करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है ये जो है आपके डिजिटल बैंक्स जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज वन में क्या होगा कि एक रिस्ट्रिक्टेड डिजिटल बिजनेस बैंक का लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट पर हो रहा है अभी। तो अभी उसमें क्या है, ऑफकोर्स ये फुल फ्लैज्ड बैंकिंग सर्विसेज अभी ये कस्टमर्स को नहीं ऑफर करेंगे। शुरू में ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर डिजिटल बैंक बिजनेस बैंक लाइसेंस जो है ये एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में RBI की एक तरह से ओवरसाइट में इसको लॉन्च किया जाएगा पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम इनको रिलैक्सेशन क्या दे सकते हैं। पहले आप फुली इनको रिस्ट्रिक्टेड रखोगे, फिर धीरे धीरे जब ये बिजनेस ग्रो होने शुरू होगा डिजिटल यूनिवर्सल बैंक का या डिजिटल बैंक का, उसको धीरे धीरे आप रिलैक्सेशन दोगे कि हाँ अब आपको इतनी कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कस्टमर्स को डील कर सकते हो, या आपकी ये रिस्ट्रिक्शन अब जो है वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप शुरू में उसको लॉन्च कर दो, नीति आयोग ने कहा है, और वो अगर आइडिया फेल हो गया तो फिर जो है हम दोबारा इसको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि शुरू में आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर, ये सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स होता है कि आपको एक ऐसा एक फ्रेमवर्क दे दिया बना के जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो RBI को कहा है कि आप RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में इस डिजिटल बैंक बिजनेस बैंक के लाइसेंस को जो है वो इशू करो, ताकि जो भी छोटी छोटी रिलैक्सेशंस है वो टाइम टू टाइम आप देते रहो। जब टाइम टू टाइम आप रिलैक्सेशंस दोगे तो अब एक टाइम बाद जो है ये डिजिटल बैंकिंग जो है वो प्रॉपरली खड़ी हो जाएगी, और फिर हम प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशंस देके इस पूरे बिजनेस को चला पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इनिशियल फेज में इनको कहो कि आप 20 करोड़ की कैपिटल लेके आओ, मिनिमम पेड अप कैपिटल, तब आप डिजिटल बिजनेस बैंक बना सकते हो। धीरे धीरे जब ये एक्सपेरिमेंट फुल स्केल डिजिटल बैंक बिजनेस बैंक में की तरफ मूव होगा, तब जो है वो कैपिटल जो है वो 200 करोड़ रुपए मिनिमम कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये नीति आयोग का सजेशन है RBI के लिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एन्यूरिज्मस। तो ये एक एक्टर हैं एमिलिया क्लार्क, आई थिंक ये आपके जो गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने इस सीरीज़ के टाइम पर जो शूटिंग चल रही थी तो उस टाइम पर इनको 2 ब्रेन एन्यूरिज्म्स हुए थे, ठीक है। तो एन्यूरिज्म होता क्या है? एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, जो आपकी नसें हैं जिसमें ब्लड चलता है, वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, क्योंकि उनकी जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये आपके एओर्टा, जो आपका हार्ट में एओर्टा होता है, वहाँ पर ये होता है। आपके बैक ऑफ द नीज भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो अगर आपकी जो वॉल जो है वो अगर बहुत वीक हो जाए आपकी वेन्स और आर्टरीज की, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। मोस्टली होता क्यों है ये? कई लोगों को तो ये बाय बर्थ होता है, मतलब फैमिली में चलता आ रहा होता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो है लोग जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनका
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बॉडी में, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कोई टिश्यू का डिसऑर्डर है, उनकी एज बढ़ गई है, 55 अबव के जो मेल पेशेंट जो 55 से ऊपर के जो मेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्क पर होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगाया जा सकता है? तो अब ये जो है जनरली आपका अनडिटेक्टेड रहता है, जब तक आप इसकी स्क्रीनिंग नहीं कराओगे तब तक पता नहीं लगेगा कि आपको एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम है। तो खासकर जो मेन होते हैं 55 ईयर्स की एज के या उससे ज़्यादा एज के, उनको जो है अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी होता है। कई बार आपको एमआरआई स्कैन भी कराने पड़ सकते हैं और एंजियोग्राम भी कराना पड़ सकता है एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है। तो कैसे इसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है? तो अगर आपका इन केस आपका बाय बर्थ है, कंजेनिटल है, तो आप ऑफ कोर्स इसको जो है वो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बाय बर्थ आपको हुआ है। लेकिन मोस्टली जब जैसे आपको जो लोग ओबेसिटी वगैरह का शिकार हैं, तो या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स स्मोकिंग को छोड़ दें और हेल्दी ब्लड प्रेशर रखें अपनी बॉडी में, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट रखें, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को बहुत जो है जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें, तो उससे जो है ये रिस्क बिल्कुल कम हो सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is left wing extremism. So left wing extremism आपके सिक्योरिटी जो है आपका GS3 का टॉपिक है सिक्योरिटी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में बताया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो केसेस हैं वो 2258 होते थे जो 2009 में अटैक्स के केसेस, वो अब कम होकर 509 हो गए हैं 2021 में, पर ईयर का ये आंकड़ा है। सो नाउ let us see the key highlights of this left-wing extremism topic. So the resultant deaths because of this left-wing extremism has also been reduced by almost 85%, and the state-wise and year-wise data also says that the left-wing extremism problem continues to rage in the states like Chhattisgarh. So the geographical spread of the violence has also reduced, and only 46 districts are reporting LWE related cases or violence in 2021 as compared to 96 districts in 2010. And the most LWE affected districts, the data for that has also come down from which were about 30 to 35 in 2018. Now they have further reduced to 25 only in 2021. So what is this left-wing extremism? So basically, you know that the then Prime Minister Manmohan Singh called it the single biggest internal security threat to India, and LWE basically aims to overthrow the existing democratic state structure with violence. So basically, they are disillusioned people who do not have any trust with any form of government in India, any democratic government in India. So they want to uproot it with violence. So what are the causes for the spread of LWE? So of course, land-related factors are there. Sometimes the powerful sections of society, mafia, etc., they encroach upon community lands or government lands, and when the government fails to remove their encroachments, the people stops trusting the government and their function and their bodies, so they get attracted toward this left wing extremism to uproot that government. Even if we fail to somehow regularize their traditional land rights, they also become disillusioned with the government. Similarly, when they are not appropriately compensated for the land that has been acquired for the irrigation or power projects in those areas, and without any adequate arrangement for rehabilitation, this is also a cause of disillusionment. Certainly, the livelihood related causes like lack of food security, deprivation, disruption of their traditional occupation, all this also acts as a cause of disillusionment against the union government also and the state government also. Similarly, social exclusion in the form of untouchability, failure of the government to implement laws related to atrocities, protection of civil rights and abolition of bonded labor, and corruption, misuse of powers by the police, all this leads to disillusionment against the government, and that's why people get attracted towards left-wing extremism, because it is talking about uprooting the democratic state using violence. So what are the steps which have been taken by the government? So a national policy and action plan was released in 2015, which talks about zero tolerance towards violence and a big development push in these regions. Also, the Ministry of Home Affairs is supporting the state governments for the capacity building and strengthening of security apparatus, and they've also deployed CAPF battalions there. So modernization of police force, security related expenditure, special infrastructure scheme,
So certainly, of course, we have sanctioned about 17,600 kilometers of road in those areas. Mobile towers, banks, ATMs, etc. have been installed there. Eklavya model residential schools have been proposed there and opened there, of course. So basically, all this is meant to uh, eliminate the alienation of these people, because they have stopped trusting the government, the democratic government of India, and that's why we want to uh, move ahead and build that trust in their psyche. So what is there are other schemes also, like this special central assistance scheme, whereby almost 10,000 projects have been undertaken to give further impetus to development in those most affected regions. So subcategorization of districts have also been done. So most affected districts, where almost 85% of the LWE violence cases are reported, they have been categorized as most affected districts. Similarly, 8 districts have been categorized as districts of concerns, where the expansion of LWE can be restricted using certain programs. So the next topic is New Space India Limited. So this topic is important for your GS3, both for your economy section as well as for your science and tech section. So Union Cabinet has recently approved the transfer of 10 in-orbit communication satellites from the government to New Space India Limited, that is NSIL. So the purpose is to transfer these satellites so that the research which has gone through making these satellites can be commercialized using Indian industry, and so that mass development of such satellites can be done by the Indian industry. So NSIL was of course announced in budget 2019. What is happening is that ISRO should remain focused upon research purposes only. It should focus upon the science and scientific research purpose only. It should not be involved in mass production of these satellites or satellite launch vehicles. So that's why we have separated the development of these satellites or equipment, and we have created 2 organizations. First is of course this Antrix Corporation, which will handle ISRO's portfolio with respect to foreign customers, but NSIL has been created for the capacity building of local industry, so that private manufacturers can build these satellites on behalf of ISRO. So basically we want to involve our local industry for space manufacturing so that they can compete with the global best industries. Okay. So the next thing is, what are the other decisions which have been taken by the cabinet? Of course, the cabinet has also increased the authorized share capital from 1,000 crore rupees to 7,500 crore rupees. Also, the NSIL board of directors have been given more powers so that they can respond accordingly with the market dynamics and global trends in the satellite communication sector. And once we have increased their share capital, these NSIL would be able to undertake capital intensive programs. It will also stimulate domestic economic activity in the space sector, because NSIL would be able to support local industry more proactively, and it will also be able to commercialize the fruits of ISRO using the partnering with the private industry players. Okay. So the aim is to allow NSIL to conduct full-fledged commercialization of our space activities. So the next topic is India Innovation Index. So this topic is important for your GS2 governance topic. And this news is that Karnataka, Manipur and Chandigarh have topped in their respective categories in the recently released 3rd edition of Niti Aayog's India Innovation Index. So Karnataka has topped the major states category, Manipur has topped in the Northeast and Hills state category, Chandigarh has topped in the Union Territories and City States category. So what is this India Innovation Index? So basically it is ranking the states based upon how innovative they are, both in the form of government and the private sector which is involved in that in those states. So Niti Aayog has been releasing this India Innovation Index in partnership with the Institute for Competitiveness, and this is the 3rd edition which has been released now. So this has been released on the lines of Global Innovation Index, which ranks the countries on the basis of innovation. So the number of indicators has increased this time from 36 to 66 now. 16 sub-pillars have been identified, and based upon these parameters
parameters we are issuing the ranks. So even the demographic dividend has been holistically covered, so that the India Innovation Index will be covered holistically, and more and more parameters will be included further also, so that a comprehensive picture can be presented with respect to innovation in India. So similarly, Global Innovation Index. So this is also an index which is ranking the countries, not the states, not the countries at the global level, of course, and it is published by the Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. So it started publishing this. This index was started in 2007, and it was started by INSEAD and World Business. That is a British magazine. So the next topic is digital banks. So this topic is important for your GS3 economy section. So in November 2021, Niti Aayog had released a discussion paper, and it offered a template and a roadmap regarding how digital bank licensing and regulatory framework should function in India. So first of all, you should know what is digital banks. So digital bank is basically similar to a bank, except the physical premises would not be there. Okay, so of course for the customers to access. So they will also issue deposits, they will also make loans, they will also offer all services that any commercial bank offers under the Banking Regulation Act. So they will rely on internet principally, of course, and other proximate channels will also be there, but there will be no physical branches. Okay, that's why we are calling them digital banks. So what are the benefits? Of course, these digital banks will have high cost efficiency as compared to commercial banks. Commercial banks have almost 10 to 20 times higher operational cost if we compare it with digital banks. Even the new private banks, they have a cost to income ratio of as high as 43%. So it means that if they are earning 100 rupees, 43 is their cost. Okay, so in terms of cost to income ratio, digital banks would be more productive. Certain other benefits also are available for the consumers, of course. Convenience of banking. It will also extend the banking services to remote areas, because it would include internet banking. So what is the framework now that has been proposed by Niti Aayog? After this discussion paper was released, after undertaking a lot of discussion, now Niti Aayog has proposed that we should first launch it on an experimental basis. So that's why it is calling that RBI should let this digital banking business to launch itself on an experimental basis using their regulatory sandbox of RBI. So at the first step, this digital business bank license will be given on a experimental basis. Firstly, they would be severely restricted by the RBI, and as the time goes, as the digital business bank starts operating, as the time goes, the relaxations would be offered by RBI, because RBI would be controlling it and keeping an eye over it throughout the time. Similarly, when the appropriate time comes, the restrictions can be progressively relaxed, and it can be given a full-fledged banking license to this digital banking unit. Okay, so in the restricted phase, digital banks may be asked to bring in at least 20 crore of paid-up capital, and once this progression from the sandbox to a full-scale digital business bank will be made, then they would be required to bring in at least 200 crore rupees. Okay. So the next topic is aneurysms. So this is also a topic for your social issues, GS1 social issues. So actor Emilia Clarke, she has recently accepted that she suffered 2 brain aneurysms while filming for the series. I think she belongs to the Game of Thrones series in 2011 and 2013. So what is this aneurysms? So aneurysm is basically the swelling of your arteries and veins, which is caused by the weakening of the walls of the arteries and veins. Okay, so generally it is caused in your hearts or aorta, and it can also happen in on the back of your knees, brain or intestines. When the aneurysm gets ruptured, or when the wall gets ruptured, it can also cause internal bleeding and stroke also. What are the potential risk factors because of which this aneurysm occurs? Of course, smoking, age, high cholesterol, obesity, hypertension, or tissue disorders can cause it. So it remains undetected, and screening is required for the patients to know about it.
Generally the men who are above the age of 55 or 50, who are the who belong to the age of 55 years and above, they are at the most risk category. So they must at least go for ultrasound or MRI scans or even angiogram, in case, of course, for if in case there are extreme cases of severe rupture and bleeding. So what how we can reduce the risk for it? So if this disease is, of course, congenital, it means you are born with it, then you can do nothing about it, then you cannot control it, but certain lifestyle changes can still help to reduce the risk for it. Like you should quit smoking, maintain a healthy diet, control your blood pressure, and avoid a high cholesterol diet. Okay, so these were our topics for today. Just download the weekly current affairs compilation from our Telegram group also. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.